नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। आज आपके रात के 8 बजे AIB 18 के एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे। आप अपने पोर्टल पे जाके यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और जो बच्चे राजकोट और अहमदाबाद के हैं वो कल शाम 5 बजे के बाद अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन देखेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। जो सीरियल नंबर 17 आपका AIB 18 का सिलेबस है उसके अंदर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन लिए हुए हैं कि भाई उस सेक्शन से 8 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इस सेक्शन से आपके मान के चलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या कवर करेंगे अपन, इसके अंदर देखिए आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, उसके अंदर देखिए आप जो आपने कॉलेज में भी देखा होगा अपने LLB कोर्स में कि इस कॉन्ट्रैक्ट को अपन कॉन्ट्रैक्ट 1 के नाम से भी पढ़ते थे, जिसके अंदर हम बेसिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते थे, कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स के बारे में, ठीक है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम यहाँ पे सेक्शन 75 तक कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1 पढ़ते थे। और आपका 75 से आगे हम पढ़ते थे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट लॉ 2 के रिगार्डिंग। तो जो आपका पेरेंट एक्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसी से ही आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना है 1930। इसी से आपका पार्टनरशिप जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 वो भी आपका आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही बना है। तो हम जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ 2 है उसके भी क्वेश्चन देखेंगे। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ 2 से आपके लगभग 20-21 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में। अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा इसकी वेटेज है नहीं, तो हमारा पूरा जो मेन फोकस होगा वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1 पे होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ 2 के हैं उसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ 4 से 5 क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स के भी हैं। फिर आपका इंडेमनिटी एंड गारंटी से भी क्वेश्चन है, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आ रखे हैं। फिर आपका बेलमेंट से भी क्वेश्चन आ रखे हैं 4 से 5। और आपका एजेंसी लॉ ऑफ एजेंसी से 6 से 7 क्वेश्चन आ रखे हैं। इसी के बाद आपका जो पार्टनरशिप एक्ट है इससे पर्टिकुलरली क्वेश्चन नहीं आया है डीप में जाके, तो कोई एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। इस बार क्वेश्चन आ जाए तो वो अलग बात है। तो ऐसे हम इसको डील करेंगे, ठीक है। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1 है वो आपका यहाँ पे मेन हो जाता है, उसी से ज़्यादा आपके 60 से 70% क्वेश्चन आपके इसी से आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1 से। तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑफ ए स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग हमसे पूछ रहा है कि भाई ये सबसे पहली बात तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक पार्टी को बहुत ज़्यादा राइट्स मिलते हैं, वही आपका जो करता है कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स फिक्स करता है, ठीक है, कंडीशंस फिक्स करता है, दूसरी पार्टी के पास ये राइट नहीं होता। इसी के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन था। आगे बढ़ के थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वेयर एक्ट में इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। एज ए जनरल रूल एन एग्रीमेंट मेड विदाउट एन कंसिडरेशन इज ए वॉइड होता है, सबको पता है, सेक्शन 25 में ये बात लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। ए कंटिजेंट एग्रीमेंट बेस्ड ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट अंडर सेक्शन 36। सेक्शन 36 खोलो, उसके अंदर आपको पता चलेगा, इसको वॉइड कहते हैं। मैंने हाईलाइट कर दिया है, कटआउट आप देख लेना। द कंसेंसस एड इडम मीन्स, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता होगा, मैक्सिम काफ़ी फेमस है, आपके लगभग हर एग्जाम में देखने को मिलती है, जुडिशरी में, आपका UGC नेट, LLM के एंट्रेंस में, LLB के एंट्रेंसेज में से देखने को मिलती है। इसका मतलब यही होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स, ठीक है। अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये आपका सेक्शन 13 में भी आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी बात करी गई है। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट होगा, अब वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। इन फेमस कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बाल केस, इसके अंदर आपको सबको पता है अखबार में एडवर्टीजमेंट निकली थी, उनकी जो दवाई थी उसके रिगार्डिंग, कफ के रिगार्डिंग वो ठीक हो जाता है। तो उसके अंदर ये बताया गया था कि भाई ये नहीं कि पब्लिक आपको लेटर भेजेगी कि भाई हमने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। एडवर्टीजमेंट ये केसेज में परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन ये एक सफिशिएंट होता है कि भाई अगर आपने वो कंडीशन परफॉर्म कर दी है तो वही एक एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। ये आपका सेक्शन 8 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी यही बात कहता है, तो ये ध्यान रखना, ये वाला केस सेक्शन 8 पे बेस्ड था। इन एडुकेसी कंसिडरेशन डज नॉट मेक दी कॉन्ट्रैक्ट, तो भाई अगर कंसिडरेशन इन एडुकेसी है तो उससे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन है ये आपका सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2 में ये बात कही गई है, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो आराम से पॉज करके। ए जस इन पर्सोनम मीन्स ए राइट अगेंस्ट, तो आपको पता होगा ये एक, आप जब एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट जब बात करते हैं तो जस्ट इन पर्सन हम यूज़ करते हैं, लीगल टर्म है आपका जूरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग लाइबिलिटी में जब हम बात करते हैं तो राइट अगेंस्ट ए पर्सन जब हम बात करते हैं जस्ट इन पर्सनम होता है। और जो सारे कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनता ही इसी लॉ पे बेस्ड है, ठीक है, दो पार्टीज़ के बीच में बात होती है। प्रिविटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट की भी यहाँ पे बात करते हैं, लेकिन इससे कुछ एक्सेप्शन भी हैं। जस्ट इन रेम आपका मेड एट पब्लिक एट लार्ज के रिगार्डिंग होता है ना। जस्ट इन रेम का भी एग्जांपल आप देखोगे, इसके अंदर दिया हुआ है इफ़ यू ओन ए हाउस यू हैव जस्ट इन रेम ओवर द प्रॉपर्टी, मतलब काफ़ी पब्लिक के अगेंस्ट आपका राइट, अगर वो आपका राइट वोलेट करेंगे तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आप एक्शन लोगे जिससे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना उसी के अगेंस्ट, यानी राइट अगेंस्ट ए पर्सन।
एक्सपोजर ऑफ गुड्स बाय ए शॉपकीपर इज, ये भी आपने फेमस केस पढ़ा होगा, हार्वी वर्सेस वाला केस है इसके अंदर कि भाई अगर आपने कोई चीज़, अगर आपने मतलब शॉपकीपर ने अगर कोई चीज़ रख दी अपनी शॉप में, तो वो एक इनविटेशन टू ऑफर है, ऑफर फॉर सेल नहीं है। इनविटेशन दे रहा है कि भाई आप, मैं ये बुक आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको खरीदनी है तो आप मुझसे आके बात करिए, ऑफर फॉर सेल नहीं है, इनविटेशन टू ऑफर है, ठीक है। आंसर बी इसका हो जाएगा। एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड, ये आपका वर्ड होता है, सेक्शन 26 में ये बात कही गई है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेक्शन 2H में ये बात कही गई है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। एन एग्रीमेंट शेल बी वॉइड, ठीक है, फॉर मिस्टेक ऑफ एक्ट बाय वन पार्टी, मिस्टेक ऑफ एक्ट बाय बोथ दी पार्टी, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, सारी कंडीशन में एग्रीमेंट वॉइड होता है। ग्रेस मार्क्स मिलेगा आपको, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे जो इसने क्वेश्चन बनाया था ये उसकी रिगार्डिंग थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ पार्टीज, एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एंड मैटर ऑफ फैक्ट, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक्स ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट कॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। तो ये आपको ग्रेस मार्क्स मिला था इसके अंदर। इसका आंसर आप देखोगे तो आपका सेक्शन 20, 21 और 22 से रिगार्डिंग आया था ये क्वेश्चन। वॉइड एग्रीमेंट सिग्निफाइज, तो वॉइड एग्रीमेंट हमें बताता है कि ये आपका अनएनफोर्सेबल होता है, यानी नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये आपका सेक्शन 2J में ये बात कही गई है। ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, तो प्रपोजल को आप एक्सेप्ट करते हो तो आपका प्रोमिस बन जाता है, सेक्शन 2B में ये बात कही गई है। ऑफर अंडर सेक्शन 2A, सेक्शन 2A आप पढ़ोगे तो प्रपोजल की बात करता है, कम्युनिकेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, आपका सजेशन बाय वन पर्सन टू अनदर नहीं, विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द इंसेंट ऑफ अदर देयर टू। तो आप सेक्शन 2A खोलोगे तो उसके अंदर आपको यही चीज़ मिलेगी प्रपोजल के बारे में। स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ए कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन विच इज इंटेंडेड टू बी एनफोर्सेबल एट लॉ एंड इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द एक्सेप्टेंस बाय वन पार्टी ऑफ एन ऑफर मेड टू हिम बाय द अदर पार्टी। तो ये किसने स्टेटमेंट दी थी? तो ये आपके हेल्सबरी ने दी थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद कर लेना, क्योंकि ये BR एक्ट में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो ये लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला केस सबको पता है कि भाई उसका बच्चा गुम हो जाता है, फिर वो ऑफर निकालता है कि हाँ भाई जो भी बच्चा मेरे को ला के देगा, शायद बच्चा ही गुम होता है इसका, शायद, हाँ, ही सेंट हिज सर्वेंट टू टेक मिसिंग नेफ्यू, हाँ नेफ्यू होता है उसका। तो भाई ये जो उसका नौकर था वो ढूंढने जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि भाई प्राइज मनी क्या थी, बाद में वो उस पर केस करता था। तो इसमें यही बोला था कि इसके अंदर कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब जो ऑफर है उसके मतलब नॉलेज में होगा ना पर्सन। द कम्युनिकेशन प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ पर्सन टू हुम इज मेड। उसके पास तो नॉलेज पहुंची नहीं थी ना भाई कितना इनाम रिवॉर्ड देंगे, तो इस वजह से उसको रिवॉर्ड नहीं मिला था। A debtor owns several distinct debt to the same creditor and he makes a payment which is insufficient to satisfy all the debts. In such a case, बहुत आसान क्वेश्चन है, बेयर एक्ट में आप सारे ऑप्शन मैच कर लीजिए। सेक्शन 59 से 61 अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स के बारे में बताता है। जो आप लास्ट सेकंड लाइन देखोगे तो इसमें अप्रोप्रिएटेड के बारे में बात करी गई है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। एक्सेप्टिंग एन अदर सेटिस्फेक्शन देन द परफॉर्मेंस ओरिजिनली एग्रीड इज नोन एज, ये आपका अकॉर्ड एंड सेटिस्फेक्शन कहलाता है। अकॉर्ड देखिए जब एक नया एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, पहले एग्रीमेंट को थोड़ा चेंज करके नया एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसे हम अकॉर्ड कहते हैं, और उसको हम परफॉर्म करते हैं तो उसे हम सेटिस्फेक्शन कहते हैं। कटआउट दे रखा है, आप पोज करके पढ़ लेना। When two parties have made a contract which one of them has broken the damage which the other, ये पूरा आप पढ़ोगे ना तो ये हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल की कहानी है। ये केस आप बसा लो अपने दिल में, क्योंकि ये 3-4 बार इसी एग्जाम में रिपीट हो रहा है और लगभग हर एग्जाम में आता है, ये भी हर एग्जाम में आता है। फेवरेट क्वेश्चन है हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। इस साल के CUT PG एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। इसका आंसर डी हो जाएगा, हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल। इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये सेक्शन 73 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे बेस्ड है, ये आप पोज करके पूरा पढ़ सकते हो। कंपेंसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल में यही था, कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस कैन बी कवर्ड ओनली इफ एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड द ब्रीचिंग पार्टी हैड रीजन टू फोरसी दैट कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज वुड बी प्रोबेबल। तभी मिलेगा जब भाई जो दूसरी पार्टी अगर वो फोर्स ही कर सकती है, हाँ भाई मेरे ऐसे करने से सामने वाले को कितना नुकसान हो सकता है। अगर फोर्सिएबल नहीं है तो उसको कंपेंसेशन नहीं देना पड़ेगा।
When a misrepresentation has been made, what are the alternative courses open to an aggrieved person? तो किसी के साथ मिसरिप्रेजेंटेशन होते ही आपने देखा होगा, जो फ्री कंसेंट की बात करी गई है सेक्शन 14 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, उसके अंदर एक मिसरिप्रेजेंटेशन भी बोला है कि अगर मिसरिप्रेजेंटेशन है तो वो फ्री कंसेंट नहीं है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन उस पर्सन के पास अवेलेबल है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड या रिसाइन कर सकता है, या फिर वो अफर्म कर सकता है एंड इंसिस्ट ऑन मिसरिप्रेजेंटेशन बीइंग मेड। ही कैन रिलाई ऑन अपॉन मिसरिप्रेजेंटेशन एज ए डिफेंस टू एन एक्शन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। सारे ऑप्शन इसमें वैलिड हैं। आप इसके अंदर सेक्शन 13 कॉन्सेंट पढ़ लेना, सेक्शन 14 फ्री कॉन्सेंट डिफाइन, जहाँ पे फ्रॉड के बारे में, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में बता रखा है। सेक्शन 18 में मिसरिप्रेजेंटेशन को डिफाइन किया हुआ है। A solicitor sold certain property to one of his clients. The client subsequently alleged that the property was considerable over. क्लाइंट ने बाद में आरोप लगा दिया कि भाई प्रॉपर्टी भाई बहुत ज़्यादा वैल्यू कर ली, इसने लूट लिया मेरे को। तो ये क्या यहाँ पे यूज़ हुआ है? तो यही हम सेक्शन 14 की, जहाँ पे हम फ्री कंसेंट के डिफाइन की बात कर रहे थे, तो इसी में सब दे रखा है। कोर्शन होता है मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो यहाँ पे इसके अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस आपका सेक्शन 16 में बताया गया है। सेक्शन 16 में आप देखोगे तो जो मेन इसका कीवर्ड है वो यही है कि अगर जो पार्टीज हैं उनके बीच में कोई रिलेशन हो रहा है ना, वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टीज, एक पार्टी डोमिनेंट पोजीशन में है दूसरे की विल को अफेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो अनफेयर एडवांटेज वो ले लेती है, तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पे लगता है। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इंटेंडेड टू एंश्योर दैट व्हेन वट ए मैन हैज बीन लेड टू एक्सपेक्ट शैल कम टू पास, दैट वट हैज बीन प्रोमिस शैल बी परफॉर्म्ड। ये आपका सर विलियम एंसन ने बात कही थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है तो ठीक है, वरना पूरे दिन भर लेके बैठे रहिए, पेयर एक्ट में नहीं मिलेगा आपको। इंटेंशन नॉट टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन वाज ए क्लियर फ्रॉम द कंटेक्ट ऑफ पार्टीज विच अमंग द पॉपुलर केस डील्स ऑन। ये आपका बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस था। इसके अंदर सीलोन और इंग्लैंड वाला केस था कि हस्बैंड नौकरी के लिए आ जाता है सीलोन, बाद में उसकी वाइफ बीमार पड़ जाती है, वो उसको वापस इंग्लैंड भेज देता है और वो उसको कुछ बोलता है कि भाई मैं तुमको पर मंथ इतने पैसे दे दूंगा, बाद में वो पैसे देने से मना कर देता है, तो वाइफ केस कर देती है। तो यहाँ पे यही था कि भाई ये एक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी लीगल चीज़ में इन्वॉल्व होने की। तो यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट अगर एस्टेब्लिश करना है तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि इंटेंशन होनी चाहिए ना इंसान की, कि लीगल ऑब्लिगेशन फुलफिल करे। यही इस केस में कहा गया था। अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ इन ए लॉ फुल कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 2D में बात कही गई है। 2D आप देखोगे तो उसके अंदर आप देखोगे मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन से आप कंसिडरेशन ले सकते हो। इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ोगे तो प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेंट फ्रॉम डूइंग, तो प्रोमिसी भी दे सकता है, कोई दूसरा पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। तो एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी इलस्ट्रेशन भी आप सारी पढ़ लेना सेक्शन 23 में, उसमें भी एक दो क्वेश्चन आपको निकलने देखने को मिलेंगे। राघव ओन्स मुरली ₹10,000, दिस डेट इज टाइम बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, इवन देन मुरली प्रोमिसेस इन राइटिंग टू पे राघव। ये आप देखोगे ना तो पूरा ये देखिए आप, सेक्शन 25 का इलस्ट्रेशन ई है, इसीलिए मैं सारे इलस्ट्रेशन बोल रहा हूँ। इसी से सेक्शन 5 की इलस्ट्रेशन से 3-4 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो कोई ना कोई इलस्ट्रेशन आपसे इस एग्जाम में पूछ सकता है। तो एग्जाम में अब आप ढूंढ नहीं पाओगे नहीं कि भाई कैसे ढूंढोगे, ये ऐसी चीज़ थोड़ी ना कि इंडेक्स से आपको मिल जाएगी। अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तभी आप इसको फाइंड आउट कर पाओगे, तो इसको अपने आराम से डायरेक्ट में मार्क कर लेना। सेक्शन 25 की सारी इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो इसका ई इलस्ट्रेशन लिखा हुआ है, ए ओन्स ₹10,000 बट द डेट इज बार्ड बाय द लिमिटेशन एक्ट, ए साइंस ए रिटर्न प्रॉमिस टू पे ₹500 ऑन अकाउंट ऑफ डेट, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो हमसे यही पूछ रहा था, दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिएबल यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो यहाँ पे हमसे यही पूछ रहा था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर, तो ये क्या होता है, ये आपका एग्रीमेंट होता है। सेक्शन 2E में ये बात कही गई है। इसका जो आपका जो सेक्शन 2 है, इससे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। जो डेफिनेशन क्लोज है, इंटरप्रिटेशन क्लोज है, जो भी यानी है सारे, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, फिर आपका कंसिडरेशन क्या होता है, फिर आपका प्रपोजल क्या होता है, प्रोमिसी क्या होता है, प्रोमिस क्या होता है, ये सारी चीज़ें सब उसमें हैं। क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पक्का निकल के आ सकता है वहाँ से। ए पास्ट कंसिडरेशन अंडर इंडियन लॉ, तो इंडियन लॉ में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई आपका कंसिडरेशन पास्ट वाली है तो वैलिड नहीं है, वो वैलिड होती है। बस केवल वही कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए जो आपके सेक्शन 23 में आपको पार करी हुई है, कि भाई ए फॉरबिडन बाय लॉ, या फिर कोई ऐसे नेचर जो फ्रॉडुलेंट टाइप का हो, या फिर कोर्ट उसकी तरफ से वो इमोरल हो, या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, तो ऐसी कंसिडरेशन ही एक्सेप्ट नहीं होती। बाकी पास्ट कंसिडरेशन एक्सेप्टेबल है।
कंसेंसस एड इडम मीन्स, फिर से आ गया ये क्वेश्चन कि भाई आपका मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। भाई एक ही बात पे होना चाहिए, अलग अलग फैक्ट पे अगर आप एग्री कर रहे हो तो वो फिर सही बात नहीं है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेक्शन 13 में ये बात कही गई है, मैंने आपको बताया था, टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंड ऑफ मैरिज, ये आपका देखोगे तो आप सेक्शन 26 का कही गया है, ये वॉइड होता है साफ साफ। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आया था, तो देख लीजिए आप, जो गिने चुने क्वेश्चन है वही रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इतने क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपका ये वाला पार्ट अच्छे से हो जाएगा, 3-4 क्वेश्चन कर लोगे। When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing something or does or abstains from, तो भाई ये क्या होता है, ये देख लीजिए कि भाई आपका ये प्रपोजल होता है, कंसिडरेशन होता है, एक्सेप्टेंस होता है, एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, ये आपका एग्रीमेंट होता है। ये आपका सेक्शन 2D में ये बात कही गई है। सारे के सारे आप चीज़ें मार्क कर लीजिए। एक्स ओज वाई ₹20,000 बट दिस डेट इज बार्ड बाय लिमिटेशन एक्ट, ये भी आप देखोगे सेक्शन 25 इलस्ट्रेशन ही, जो मैंने अभी बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, शायद क्वेश्चन नंबर 25 ही था। ए सेल्स ए टीवी टू माइनर हु पेज फॉर इट बाय मीन्स ऑफ अ चेक, ए एंडोर्सेस दैट चेक टू एक्स, एक्स टेक्स इट इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू, दिस चेक वाज डिसऑनर्ड और प्रेजेंटेशन, एक्स कैन एनफोर्स पेमेंट ऑफ चेक। तो भाई एक्स माइनर के अगेंस्ट नहीं कर सकता ना, केवल वो उसके अगेंस्ट करेगा जिसने उसको चेक दिया है। अब ये नहीं कि चेक उसको माइनर ने दिया तो उसके अगेंस्ट करेगा, माइनर के अगेंस्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 11 में बता रखा है कि कौन कौन पर्सन कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए। आपकी मेजर एज होनी चाहिए, एज ऑफ ए मेजोरिटी, आपका साउंड माइंड होना चाहिए, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। Where the proposal and acceptance is through letters, the contract is made at the place where, तो भाई यहाँ पे चिट्ठी की बात कर लो आपकी, आपने किसी को चिट्ठी लिखी तो उस बारे में बता रहा है टेलीग्राम के जरिए। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये इसके लिए आपको सेक्शन 4 में आना पड़ेगा। सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि वहाँ पे द प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इज थ्रू लेटर, द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड एट ए प्लेस वेयर द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। ठीक है, मतलब आपने किसी को प्रपोजल दिया, उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, तो आपने वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ठीक है, जहाँ पे उसने एक्सेप्ट किया है, रिसीव ऑप्शन ए वहाँ पे वैलिड होता है। जब हम कॉल की बात करते, कॉलिंग पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता, वहाँ पे हम कर देते कि हाँ भाई उसके लिए ऑप्शन ए सही होगा, लेकिन टेलीग्राम पे बेस्ड हो रहा है तो द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। इसी के अंदर इसके सारे इलस्ट्रेशन दे रखे थे 4 के अंदर, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हो। वेजर रिलेट विद, ये आपका एक प्रकार से बेटिंग के रिगार्डिंग बात होती है। इसको कल हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी देखा था। एस्क्रो यानी कि जो एक थर्ड पार्टी होती है जो कोलेटरल सिक्योरिटी लेती है पार्टी ए से भी पार्टी 2 से भी, कि भाई सट्टा लगाते हैं उस टाइम, तो ये एक प्रकार के वही एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन इसके अंदर आप देखोगे ये प्रेजेंट इवेंट भी हो सकता है, पास्ट इवेंट भी हो सकता है, फ्यूचर इवेंट में भी हो सकता है। सट्टा केवल फ्यूचर इवेंट के रिगार्डिंग नहीं लगा सकते, यहाँ पे यही बात कहना चाह रहा है। वेजर जनरली कंटेम्पलेट्स ए फ्यूचर इवेंट बट इट मे इवन रिलेट टू एन इवेंट विच हैज़ ऑलरेडी हैपेंड इन दी पास्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था, मोस्टली बच्चे इसमें ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, लेकिन आपके आंसर की में डी दे रखा है, एनी ऑफ द अबाउ, कोई भी कंडीशन इसके रिगार्डिंग हो सकती है। और इसका सेक्शन अगर आप वेजिंग के रिगार्डिंग देखोगे सारे एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। सेक्शन 30 में ये बात कही गई है, आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 1 से 2 क्वेश्चन। सेक्शन 30 में ये बात कही गई, एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेज आर वॉइड। फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट इज ए लीडिंग केस, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, काफ़ी एग्जाम्स में रिपीट होता है। सेक्शन 34 पे बेस्ड है। सेक्शन 34 पहले ही समझ लेते हैं कि इस केस की कहानी क्या थी। इसके अंदर ये था कि डिफेंडेंट ने ये कहा था कि भाई मैं प्लेंटिफ की डेथ के बाद उसकी लड़की से शादी करूंगा, टू मैरी द प्लेंटिफ अपॉन द डेथ ऑफ हिज फादर। बट जब फादर की लाइफ टाइम के दौरान ही वो और किसी लड़की से शादी कर लेता है। अब ऐसा करने से जो उसका कंडक्ट है, अब ये कर गया कि अब वो उस लड़की से कभी शादी नहीं कर पाएगा जब तक जिससे उसने शादी की उसको डिवोर्स ना दे या वो मरने जाए, तब तक वो, उसके रिगार्डिंग ऐसी बात कही गई सेक्शन 34 में। इसका भी इलस्ट्रेशन आप पढ़ोगे तो उसी के रिगार्डिंग है, जो आपको फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट का केस है। व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है कि कोई कंडीशन फुलफिल करोगे उसके बाद ही कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिशमेंट होगा। व्हेन इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल हो गया ना भाई, अब उसने शादी कर ली, इफ इट इज द फ्यूचर कंडक्ट ऑफ ए लिविंग पर्सन। पीक वर्सेस गरने इज ए फेमस केस रिलेटिंग टू, ये भी 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है।
इसके अंदर आप देख लेना जो आंसर की उसके अंदर ऑप्शन सी दे रखा है फ्रॉड, लेकिन अगर आप कुछ वेबसाइट्स पे देखोगे तो इसने मिस रिप्रेजेंटेशन पे बोला है कि मिस रिप्रेजेंटेशन पे ये था। इसके फैक्ट देख लो, इसके फैक्ट क्या था कि भाई आपका जो क्लेमेंट है, जो आपका पेटिशनर है, जो प्लेंटिफ है, उसने किसी कंपनी से शेयर लिए थे, लेकिन उसको पता चला ये फॉल्स स्टेटमेंट थी उसकी, जो कंपनी का प्रोस्पेक्ट था उसके रिगार्डिंग। तो उसने जो कंपनी के प्रमोटर्स थे उसके रिगार्डिंग बोला था ये मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है मेरे अगेंस्ट, लेकिन इसका आंसर फ्रॉड है। और 2 बार ये क्वेश्चन आया, दोनों बार एआईबी ने फ्रॉड ही इसका सही आंसर माना है। तो जो आपकी डेफिनेशन है सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट के रिगार्डिंग फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, तो वो आप डिटेल में पढ़ के आप खुद से भी देख लेना क्या इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। मेरे अकॉर्डिंग फ्रॉड ही होना चाहिए। फ्रॉड की डेफिनेशन सेक्शन 17 में बताई गई है। देयर वाज ए कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई ऑयल सीड्स बट द गवर्नमेंट रेंडर्ड द सेल एंड परचेज ऑफ ऑयल सीड्स इलीगल अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। तो भाई कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई अब ये ऐसा करना इलीगल हो गया है, तो यानी अब ये फ्रस्ट्रेशन हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, अब कोई आप कर ही नहीं सकते। तो अब कोई ऐसा हो जाता है, कोई इवेंट इम्पॉसिबल हो जाता है तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। सेक्शन 56 में ये बात कही गई है। 1-2 बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन कौन से सेक्शन में कहा गया। इसके सारे इलस्ट्रेशन पढ़ लेना। इलस्ट्रेशन डी इसके रिगार्डिंग है जो अपना क्वेश्चन है कि भाई एक कार्गो होता है, उसके बाद गवर्नमेंट वॉइड डिक्लेयर कर देती है जिसकी वजह से वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा क्योंकि इम्पॉसिबल हो गया है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। प्रिंसिपल्स इवोल्व्ड इन हेडले वर्सेस बैक्सेंडेल आर द बेसिस ऑन सेक्शन आपका 73 जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था। ए ट्रांसफर ₹500 टू इज नीस इफ शी विल डिजर्ट हर हस्बैंड द ट्रांसफर इज। तो यहाँ पे हम जो बात करें कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं। हमने देखा था सेक्शन 23 में लिखा गया है कि सारी कंसिडरेशन वैलिड है अगर इन्हीं में से कोई ना फंसे। तो ये आप देखोगे जो आपका ये एक इमोरल टाइप की चीज़ है, ठीक है, कि भाई आप किसी को बोल रहे हो कि तू अपना हस्बैंड छोड़ दे, मैं तेरे को इतने रुपए दूंगा, तो ये एक इमोरल काइंड चीज़ है, इसलिए ये कंसिडरेशन वॉइड कंसिडरेशन मानी जाएगी। कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन इज नॉट एन ऑफर अनलेस एफर्ट्स आर मेड टू कम्युनिकेट इट। तो ये भी आपको देखोगे जो ब्लेयर वर्सेस वेस्टर्न म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन केस है, तो उसके रिगार्डिंग ये पूछे, थोड़ा सा लीक से हट के क्वेश्चन है, लीडिंग केस नहीं था इतना, लेकिन ये हम सबको पता है कि भाई जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। ए कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन दी स्पेसिफाइड अनसर्टेन इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन ए फिक्स्ड टाइम अंडर सेक्शन 35 खोल लीजिए। सेक्शन 35 आप देखोगे तो उसके अंदर बता रखा है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड विच आर कंटिजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ ए स्पेसिफाइड इवेंट विद इन ए फिक्स्ड टाइम फ्रेम। तो इसके अंदर लास्ट वाली लाइन देखिए कि इसके अंदर जो दे रखा है कि वॉइड हो जाएगा। कब वॉइड होगा? अगर जो टाइम दिया गया है वो एक्सपायर हो गया हो और वो इवेंट करना था और आपने किया नहीं, या फिर जो टाइम दिया गया उससे पहले वो चीज़ इम्पॉसिबल हो गई, यानी फ्रस्ट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों कंडीशन है वॉइड हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी देखोगे तो वो फिट बैठेगा, बी और सी दोनों यहाँ पे अप्रोप्रिएट हो रहे हैं। विच इज़ करेक्ट। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सीक्वेंस में समझिए कि सबसे पहले प्रपोजल होता है, प्रपोजल के बाद एक्सेप्टेंस होता है। अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो वो प्रोमिस बन जाता है, और अगर प्रोमिस में आपने कंसिडरेशन भी दे दी, कंसिडरेशन ट्रांसफ़र हो गया तो वो फिर एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट को अगर आपने एनफोर्स करा दिया तो वो एक एनफोर्सेबल होता है एग्रीमेंट हमेशा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सारी डेफिनेशन आपका 2A में प्रपोजल, 2B में प्रोमिस, 2D में कंसिडरेशन, 2E में एग्रीमेंट, 2H में कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। सारी इंपॉर्टेंट है, आपने देखा था, रिपीट भी हो रही थी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर। एज अगेंस्ट द प्रपोजर सेक्शन 4 आप देखिए, आपका हाईलाइट दिख रहा होगा, एज अगेंस्ट द प्रपोजर व्हेन इट पुट इज इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर। भाई जो प्रपोजर है उसने तो अपने वहाँ से व्हेन इट पुट इन द कोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन टू हिम सो एज द आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। तो मतलब जहाँ पे वो जो जिसको वो भेज रहा है कम्युनिकेशन, ठीक है, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर उसकी पावर से वो चीज़ निकल चुकी है तो वहीं पे उसका कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगा प्रपोजर के अगेंस्ट। और एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब होगा? जब प्रपोजर को वो नॉलेज मिल जाएगी कि जो वहाँ से उसने अपना संदेशा पहुँचाया है, तो वो ये सिचुएशन है। पूरा टेक्निकल चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक सेक्शन है, अपन पहली क्लास में ये सेक्शन पढ़ते थे कॉन्ट्रैक्ट में। इन केसेस ऑफ जनरल ऑफर फॉर ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो हम जनरल ऑफर की बात कर रहे हैं, जो आपका
देखिए जो हमने लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त की बात करी थी, उसी के रिगार्डिंग उसी के बेस के ऊपर ये केस है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप सारे के सारे ऑप्शन पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन मेड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड एंड मेड एन अकाउंट ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब देखिए कितना अजीब सा क्वेश्चन, अगर आप डिटेल में पढ़ा है तभी कर पाओगे, ना आप इंडेक्स की हेल्प ले पाओगे, ना कोई सेक्शन है। ये आपका देखो सेक्शन 25 इलस्ट्रेशन बी, मैंने 25 के कितने क्वेश्चन दिखा दिए आपको, 4-5 क्वेश्चन तो मैंने दिखाई दिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर आप इलस्ट्रेशन बी देखिए, वही इसने पूछ रखी है। ए सेल से फील्ड टू बी, ठीक है, देयर इज ए राइट ऑफ ए वे ओवर द फील्ड ऑफ विच ए है डायरेक्ट पर्सन नॉलेज, लेकिन उसने उसको बी से छुपाया। तो ये क्या है, इसके अंदर बी के पास क्या क्या राइट है, तो बी के पास राइट है कि वो रिसाइन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट से सेक्शन 19 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सारे पढ़ लेना। फ्रॉड क्या होता है, अंडर इन्फ्लुएंस क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कोर्शन क्या होता है, ये पूरे से क्वेश्चन आ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली मेथड, ठीक है। तो ये अब देखिए, इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम द प्रोमिस, गलत है। हमने सेक्शन 2 में देखा था कि भाई प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन से कंसिडरेशन ट्रांसफर हो सकती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा सा इसने पूछने का तरीका अलग कर लिया। कोलेटरल ट्रांजेक्शन और टू वेजरिंग आर वैलिड, ठीक है। कोलेटरल ट्रांजेक्शन जो एस्क्रो के बाद जो पैसा होता है वो चलो वैलिड है, ठीक है। लेकिन अगर आप सट्टे में जो पैसा हार जाते हो वो फिर आप उसे केस नहीं कर सकते कि हाँ भैया मेरा पैसा वापस दिलाओ। तो ये ओनली वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 30 के बारे में बात कही गई है, दोनों चीज़ें ट्रू हैं, लेकिन आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो इसलिए ग्रेस मार्क्स मिलेगा सब बच्चों को। जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है तो यहाँ पे कैन नॉट आएगा, माइनर्स कैन नॉट बी रेटिफाइड ऑन अटेनमेंट। जो माइनर है वो बेसिक मेजोरिटी पे हो जाए तब भी उसको आप रेटिफाई नहीं कर सकते, उस टाइम उसका कॉन्ट्रैक्ट भाई आप एनफोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि ये वॉइड है, इनिशियो होता है। XYZ jointly promised to pay A an amount of rupees 50,000. Subsequently, XY became untraceable. Can A compel Z to pay? तो ये आपका सेक्शन 43 पैराग्राफ ए में साफ साफ बात कही गई है कि if any one of the joint promiser may be compelled to perform when two or more persons make a joint promise, the promises may, in the absence of express agreement to the contrary, compel any वन और मोर ऑफ जॉइंट प्रोमिस टू परफॉर्म दी वोल ऑफ द प्रोमिस। तो भाई दो भाग गए तो कोई दिक्कत नहीं, जो बचा है वो उसको लपेट लो, यही बात कह रहा है यहाँ पे। पीक वर्सेस गरने, देखिए रिपीट हो गया कोर्स। तो ये आपका यहाँ पे भी फ्रॉड आंसर यहाँ पे ए ने माना है, तो फ्रॉड यहाँ पे इसका आंसर है। द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर, ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आपका 2H में बता रखी है, सबको पता है। अंडर सेक्शन 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेयर ए पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर एनी अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम not intending to do so graciously and such a person enjoy the benefit thereof, the latter bound to be compensated to the former in respect of। तो ये जो सेक्शन 70 ही पूरा इसने पूछ लिया यहाँ पे, बस हमसे ये पूछ रहा है इस प्रिंसिपल को कहते क्या हैं। तो ये आप बेयर एक्ट की हेल्प से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसने तो सेक्शन पूरा दे ही दिया। थ्योरेटिकल आपको पता है तो इसको कहते हैं हम क्वांटम मेरिट कहते हैं इसको। तो ये आपको थोड़ा सा बेयर एक्ट का क्वेश्चन नहीं है, थ्योरेटिकल आपको पता है तभी आप ये कर पाओगे। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट ए प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस कंसिडरेशन टू ईच अदर, सेक्शन 2E में ये बात कही गई है। लो लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, 73 फिर से आ गया, 73 जैसे आया हेडले वर्सेस बैक्सेंडल, हेडले वर्सेस बैक्सेंडल आया तो यानी कि 73, बस इस चीज़ को हमेशा याद रखो। प्रोमिसरी एस्टोपल अगेंस्ट गवर्नमेंट एजेंसी डिसाइडेड इन पूर्णामियल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में ये बात कही गई थी कि जो प्रोमिसरी एस्टेबल हैं वो भी इन्फोर्सेबल होते हैं। प्रोमिसरी एस्टेबल इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि इसके अंदर आप एस्टेबल तो पता ही है आपको, इंडियन एविडेंस एक्ट में देखा होगा आपने सेक्शन 115 में, कि अगर आपने कोई चीज़ को आप एडमिट कर रहे हो फिर बाद में आप उससे मुकर नहीं सकते। फ्रस्ट्रेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 756 सेक्शन 56 में ये बात कही गई है, अपन ने एक देखा था, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी अराइजेज वेयर, कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी जहाँ पे होती है जहाँ पे इंटेंशन होती है कि लीगल रिलेशन क्रिएट करने की, भले ही ऑफर हो जाए एक्सेप्टेंस हो जाए, लेकिन उसका लाइबिलिटी तभी बनेगी जहाँ पे इंटेंशन हो कि भाई मैं लीगल रिलेशन में आना चाह रहा हूँ। बाल्फर वर्सेस बाल्फर भी इसी पे बेस्ड था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज डिसाइडेड दैट ए कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज अवॉइड, सबको पता है मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इसी के साथ ही आपके जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ 1 है उसके सारे क्वेश्चन हो गए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ 2 के क्वेश्चन देख लेते हैं अभी।
पहला क्वेश्चन है डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट दे शैल व्हेन पर्पज इज अकम्प्लिश्ड भी। तो इसे हम भाई बेलमेंट कहते हैं, सीधी सी बात है। अपना इंडेक्स खोलिए, इंडेमनिटी चेक करिए, गारंटी चेक करिए, बेलमेंट चेक करिए। आपको पता होगा, अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो आपको इंडेक्स देखना ही नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा कि इसे बेलमेंट कहते हैं। मार्क करके आगे बढ़ देंगे। और ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बेलमेंट क्या होता है, बेलर क्या होता है, बेली क्या होता है, ये आपको 148 में बता रखा है। द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज, तो एसेंशियल कंडीशन क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की, वो यही होती है कि जो रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी हो रही है, उसके बाद आपका जो लीगल रिलेशन बनाता है ना प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन, उसके बीच का काम करता है एजेंट। तो इसके अंदर आप देखोगे ये आपका सेक्शन 184 में क्या रखा है, हु मे बी एन एजेंट एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन, एनी पर्सन में बिकम एन एजेंट बट नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी एंड ऑफ अनसाउंड माइंड कैन बिकम एन एजेंट। ये इसमें पूरा बता रखा है। एंड एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी आपका सेक्शन 201 में पूरा बता रखा है। पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या आंसर आपका ऑल ऑफ द वो इसका आंसर हो जाएगा। विच टाइप ऑफ लॉस आर नॉट कवर्ड बाय ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी देख लीजिए अपने इंडेक्स में जाके, इंडेमनिटी देख लीजिए कहाँ बनता है। तो आपका सेक्शन 124, सेक्शन 124 3 से 4 बार आ रखा है सीधा, तो ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 124 में बताया गया है। उसके अंदर बता रखा है कि कौन कौन से लॉस इसमें कवर्ड होंगे। ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कोस्ट टू हिम, कौन से लॉस को सेव करने की बात कह रहा है कि भाई या तो उससे, ठीक है, हिमसेल्फ और बाय थर्ड पर्सन, या लॉस अराइजिंग बाय ह्यूमन एजेंसी, ठीक है, यानी कि उसे किसी एजेंट के द्वारा हो गया तो भाई हो जाएगा। लेकिन अगर कोई लॉस फायर या पेरिल्स ऑफ सी के रिगार्डिंग हो रहा है तो वो इसमें कवर नहीं होगा। इट टेल्स बी द शॉपकीपर गिव्स जेड द गुड्स आई विल सी यू पेड, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज, ये इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल दे दिया इसको, अगर कंसेप्ट पता है तो आप कर लोगे वरना नहीं कर पाओगे। इंडेमनिटी के सारे इलस्ट्रेशन पढ़ लेना, उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर लोगे। ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रोमिस और डिस्चार्ज द लाइबिलिटी ऑफ ए थर्ड पर्सन इन केस ऑफ इज डिवॉल्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, तो ये आप देखोगे गारंटी की बात कर रहा है। गारंटी आप देखोगे आपका 126 में कहा गया, गारंटी के अंदर आपका श्योरिटी होता है, 3% इन्वॉल्व होते हैं। जो गारंटी देता है उसे श्योरिटी कहते हैं, जिसकी गारंटी देता है उसे प्रिंसिपल डेटर कहते हैं, जिसको गारंटी देता है उसे क्रेडिटर कहते हैं। ये चीज़ आप पढ़ सकते हो पॉज करके। ही हु डज एन एक्ट थ्रू अनदर डज इट हिमसेल्फ इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, ये आपको बताया गया। एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइन किया गया, पूरा पढ़ोगे वही निकल के आएगा। द श्योरिटी स्टैंड्स डिस्चार्ज्ड बाय, तो ये कब डिस्चार्ज हो जाती है। वेरिएंस इज द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट हिज, भाई श्योरिटी जो है, जो गारंटी ले रहा है जिस चीज़ की, तो उसका जो स्टैंड है वो कब डिस्चार्ज हो जाएगा। अब उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, कब होगा, जब आप उससे बिना पूछे कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव कर दोगे। सेक्शन 133 में ये बात कही गई है। हाँ, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये भाई पूरा ऐसा क्वेश्चन है कि अगर भाई आपने पढ़ रखा है इंडेमनिटी और जो आपका वो है गारंटी पढ़ रखा है तभी आप कर पाओगे। तो इसके अंदर ऑप्शन बी फिलहाल राइट आंसर है, तो आप ये देख लीजिए, थोड़ा पॉज करके इसको पढ़ सकते हो। पूरा क्वेश्चन ये नहीं आ पाया, शायद डी का जो आगे था वो कट गया है, लेकिन इंडेमनिटी और गारंटी अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। विच इज़ द ट्रू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एजेंसी, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पता है कि भाई इसके अंदर जो रिलेशन होता है ट्रस्ट का तो नहीं होता है। इट इज़ ओनली व्हेन ए पर्सन एक्ट्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अदर, ये पूरा हमने पढ़ लिया है कि भाई जो बेसिक चीज़ है उसी से क्वेश्चन आ रखा है। आपको बेयर एक्ट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पूरा थ्योरेटिकल। अगर आपने पूरा एजेंसी, लॉ ऑफ एजेंसी पूरा कंसेप्ट पढ़ा हुआ है तो आप इजिली कुछ क्वेश्चन को कर लोगे। पॉइंट ऑफ एन एग्जाम्पल नोट ए रिलेटेड टू ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट देखोगे तो बेलमेंट का मतलब क्या होता है। बेलमेंट का मतलब यही होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज। तो ए के अंदर भी डिलीवरी ऑफ गुड्स हो रहा है, बी के अंदर भी हो रहा है, सी के अंदर भी हो रहा है, लेकिन भाई डी के अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा नॉट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से सेक्शन में पता है, सेक्शन 124 में। अपन ने रिपीट हो गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए गारंटी। गारंटी आपको पता है सेक्शन 126 में कही गई है, पूरा आप पढ़ोगे तो मैंने बताया आपको। कॉन्करेंस ऑफ थ्री पार्टीज कौन है यहाँ पे, श्योरिटी है, प्रिंसिपल डेटर है, क्रेडिटर है। श्योरिटी डिस्टिंक्ट प्रॉमिस टू बी आंसरेबल, इसको देखते हैं पहले। लायबिलिटीज टू बी लीगली एनफोर्सेबल, ठीक है, ये लीगली एनफोर्सेबल की बात कर रहा है, ठीक है। और एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली कॉन्ट्रैक्ट, तो आप सेकंड लाइन देखोगे इज ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। तो जो बी ऑप्शन है वो यहाँ पे भाई श्योरिटी ने जिस चीज़ के बारे में प्रॉमिस किया उसी के लिए वो लायबल है, और किसी प्रॉमिस के लिए वो लायबल नहीं है।
टर्म एजेंट इज डिफाइंड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खोल लो, एजेंट देख लो, एजेंसी के अंदर देख लो, एजेंट और प्रिंसिपल किस में बताया गया है, सेक्शन 182 में बताया गया है। मार्क करके आगे बढ़ जाओ। ए पर्सन हु गिव्स दी गारंटी, गारंटी कौन देता है, श्योरिटी देता है, जो मैंने बताया था किसके लिए देता है, डेटर के लिए देता है, किसको देता है, क्रेडिटर को देता है। ये आपको पूरे तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। विच इज़ नॉट ए राइट ऑफ एन अनपेड सेलर, ये आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। सेक्शन 46 अनपेड सेलर के राइट्स में बताता है। तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पे फुलफिल करती हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पे नहीं करता है फुलफिल, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 डील विद दी एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कही गई है। आपको इंडेक्स में ये नहीं मिलेगा क्योंकि हेडिंग के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं है, पूरा सेक्शन पढ़ोगे तभी आपको इसका आंसर पता चलेगा। सेक्शन 60 में ये बात कही गई है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पज अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दैट शैल व्हेन द पर्पज इज अकम्प्लिश्ड दी बी रिटर्न। भाई पूरा पता है, ये अपन ने क्वेश्चन देखा था, बेलमेंट का क्वेश्चन है, आग बंद करके मार्क कर देंगे। ऑप्शन बी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, ये फिर से आ गया 124 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। दिखाने का पर्पज यही है कि क्वेश्चन इन्हीं से आ रहे हैं, इंडेमनिटी, बेलमेंट से, फिर आपका एजेंट से, लॉ ऑफ एजेंसी से, और आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। फिर आपका आ गया है बी द प्रोपाइटर ऑफ ए न्यूज़पेपर पब्लिश एट ए रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ये डिफेमेशन के रिगार्डिंग है कि भाई उसने एक ही रिक्वेस्ट पे जो बी प्रोपाइटर है न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल लिख दिया, किसके अगेंस्ट, सी के अगेंस्ट, लेकिन ए ने इसको ये बोला, इंडेमनीफाई किया कि भाई तू टेंशन मत ले, कोई दिक्कत होगी तो मैं संभाल लूंगा। तो ये वही पूछ रहा है कि भाई ए इज नॉट लायबल टू बी अपॉन इंडेमनिटी, कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 224 में इसने बता दिया है कि हाँ भाई सेक्शन 224 खोलो, उसका इलस्ट्रेशन देखो तो यहाँ पे साफ बता रहा है ए इज नॉट लायबल टू बी, इलस्ट्रेशन बी ये कह रहा है। इसका सेक्शन 224 कहता क्या है, नो लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू ए क्रिमिनल एक्ट व्हेन वन पर्सन एम्प्लॉयज अनदर टू डू एन एक्ट विच इज क्रिमिनल, द एम्प्लॉयर इज नॉट लायबल टू द एजेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात करता है। ए पर्सन whom the agent names to act for the principal in the business of agency under the express or implied authority to name, ऐसे पर्सन को हम सब एजेंट कहते हैं, यानी एजेंट का भी एजेंट, सब एजेंट, जो एजेंट की अथॉरिटी के नीचे काम करता है। ये आपका सेक्शन 191 में कहा गया है। इसी के साथ ही आपके सारे क्वेश्चन हो गए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके सारे हो गए। 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली कर लोगे, इतना कर लोगे तो हो जाएगा, इससे बाहर से पढ़ने की जरूरत है नहीं। जितने भी सेक्शन है, जितने मैंने कराए हैं, सारे कंसेप्ट हैं, उनको आप अपने BA पे मार्क कर लेना, ठीक है, ताकि दिक्कत ना आए आपको। और जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो हैं, बस केवल अब एक टॉपिक रह गया, लॉ ऑफ टैक्सेशन रह गया है, इनकम टैक्स वाला, उसके 4 क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं कल करा दूंगा आपको। उसके बाद देखना लगभग 7 से 8 घंटे की मेरी सारी वीडियोज़ हैं। अगर प्ले लिस्ट में अगर आप देखोगे तो 41 से 42 वीडियो बनेंगे, 10-10, 12-12 मिनट की वीडियो हैं। कुछ वीडियो लंबे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उनके रिगार्डिंग। तो आप अपना भाई एग्जाम जिस जाने से पहले 2 बार देख लेना, आपको सब कुछ चीज़ें माइंड में फिट हो जाएंगी, क्योंकि चीज़ें सुनते हैं अपन तो ज़्यादा दिमाग में बैठती हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।